आज का हमारा पॉडकास्ट प्रीवियस पॉडकास्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेल मॉडलिंग फैशन शो के बारे में। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ 2024 आगरा नूरे ताज के विनर दीपक शर्मा के बारे में, जो आगरा से लेकर माया नगरी तक का सफ़र अपना तय कर चुके हैं। मुंबई में होने वाले मिस्टर रूबरू इंडिया 2025 में अपनी जगह बना चुके हैं। पूरे भारत में से कम 15 लोगों के बीच में अपना नाम ही बना चुके हैं। हाल ही में इनको रूबरू इंडिया में मिस्टर पर्सनालिटी का टाइटल मिला है, जो कि 2024 में मिस्टर नूरे ताज के विनर रह चुके हैं। अब हम इनसे मिलकर जानते हैं कि माया नगरी में जाके आपको कैसा लगा और आगरा से लेके माया नगरी तक का सफर कैसा रहा। हेलो एवरीबॉडी, जो मेरा सफ़र रहा आगरा से मुंबई तक का काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन रहा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें हर्डल्स थी जिसको मैंने पार करके मैं मुंबई पहुंचा और वहां मैंने मिस्टर बेस्ट पर्सनालिटी का टाइटल जीता। तो दीपक जी, ये बताइए मिस्टर रूबरू इंडिया प्लेटफॉर्म है क्या और आपको यहाँ तक पहुँचने में कैसे हेल्प हुई? मतलब कैसे आप आगरा से लेके माया नगरी तक पहुँच पाए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूबरू मिस्टर इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पेजेंट है फॉर द मेल्स के लिए, जो उनके टैलेंट को प्रमोट करता है ऑन द इंटरनेशनल लेवल के लिए। सो मुझे पता चला, क्योंकि मैंने रूबरू को मैं पहले नहीं जानता था, बट जब मैंने नूरे ताज में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुझे पेजेंट्स खेलने का या फिर पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा मन करता है और एक तरीके से मुझे खुद को पुश करने में भी मज़ा आता है। तो वहाँ मैं मिस्टर कर्मिक यादव सर, जो हमारे एक्स मिस्टर इंडिया हैं, वहाँ मैं उनसे मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मुझे भी लगा कि हाँ, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है अपने लिए तो डेफिनेटली मुझे मिस्टर इंडिया में जाना चाहिए। तो नूरे ताज शो में आपको क्या टाइटल विनर मिला था? कौन थे आप उसमें? फॉर द फॉर्च्यून मैं विनर था 2024 में नूरे ताज। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो फिर आगे आपको कैसे बता, मतलब वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने आपको बताया कि आपको रूबरू में जाना चाहिए, या कैसे आपने कांटेक्ट किया रूबरू तक? जैसे कि मेरी बात कर्मिक सर से हुई थी, उन्होंने मुझे एक बेसिक गाइडलाइन दी थी कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है अगर आपको अब खुद को एक ऊंचे लेवल पर लेके जाना है। सो मैंने उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया और मैंने उनके पर्सनली पेज को फॉलो करके रखा हुआ था कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर मुझे मिलता है तो मैं वो बिना टाइम गवाए वहाँ मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ। और फिर उसके साथ साथ मैंने देखा लोगों को कि मिस्टर इंडिया के लिए आपको वेल ग्रूम, वेल सेट, वेल फिजिक सबको होना जरूरी है। तो मैंने खुद को अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था कि कब मुझे कब क्या चीज़ को फॉलो करना है और कब कौन सी चीज़ करनी है। तो 2025 मिस्टर रूबरू इंडिया में आपको मिस्टर पर्सनालिटी का खिताब मिल चुका है, तो फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? क्या लगता है आपको, रूबरू वापस खेलेंगे या रुक जाएंगे? मेक श्योर ये टाइटल मेरे लिए जीतना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ऑल ओवर द इंडिया में से आप टॉप 15 में पार्टिसिपेट और 15 विन के लिए आप लड़ते हो, और आपको ये टाइटल मिलना भी बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट इन समवेयर मैं थोड़ा खुद को सोचता हूँ कि मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करूँगा, और जो मेरा ड्रीम है खुद को और अपनी कंट्री को इंटरनेशनली परफॉर्म करवाना, तो वो मैं करूँगा। तो आगरा द सिटी ऑफ लव से लेके आपने अपना सफर माया नगरी तक तय किया। आगरा में होने वाले शोज को मद्देनजर रखते हुए मुंबई के शोज में आपको क्या मेजर फर्क दिखाई दिया? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक स्टेट का शो और एक नेशनल शो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस जगह से क्या चीज़ सीखते हो और उसको कहाँ अप्लाई करते हो। मैंने आगरा में काफ़ी शो किए जहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। उस चीज़ को मैंने, तो जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ मैंने उनको अप्लाई किया ऑन द स्टेज मुंबई पर। तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और डेफिनेटली मुंबई और एक भारत का मेल पेजेंट है, तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं और जजेस ने अपना अच्छा काम किया, और जो मुझे टाइटल मिला उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट इन समवेयर आई बिलीव कि मैं अपना बेस्ट और कर सकता हूँ, और इसी के साथ मैं नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करूँगा और डेफिनेटली मैं इंटरनेशनल जाऊँगा। तो इस बार क्या कमी रह गई, मतलब क्यों नहीं है विनर बन पाए? मे बी समवेयर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, आप अपना बेस्ट करते हो बट हमें लगता है वो हमारे लिए बेस्ट है, और शायद लगता है कि जजेस वो बेटर अपना अच्छी तरीके से काम करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं शायद अभी उस टाइटल को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, बट शायद यही मुझे लगता है कि शायद यही एक वजह रही होगी कि मैं कहीं ना कहीं मैंने लैग किया होगा, जो हम नहीं पकड़ पाते, बट सामने जजेस बैठा होता है वो पकड़ लेता है। तो वहाँ से मिस्टर पर्सनालिटी का जो खिताब मिला है, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी भी बिल्कुल फिट होगी। तो मतलब कैसे डेली रूटीन को लेके, जॉब को लेके और फिर अपने आप को भी फिट रखना, ये कैसे पॉसिबल है? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि किस तरीके से मैंने मिस्टर पर्सनालिटी को जस्टिफाई किया। ये एक डिसिप्लिन है, आपको अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांटना पड़ेगा कि कब आपको कौन सी चीज़ें कब करनी है।
सो मैंने खुद के लिए अपना एक डिसिप्लिन बनाया कि मुझे इस टाइम अपना ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे ऐसे बिहेव करना है। जब आप अपने आप को सेगमेंट में बांट लेंगे तो डेफिनेटली आप जहाँ मैं हूँ वो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आगरा में सबसे अच्छा और सबसे वैल्यूएबल शो कौन सा है मॉडलिंग के मामले में? सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हर सिटी में हर जगह काफ़ी सारे शो होते रहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ग्रुप्स अपना शो करवाते हैं। शो करना गलत बात नहीं है, शो करवाना गलत बात नहीं है, बट अपने शो के लोगों को प्रमोट करना, उनको गाइड करना, उनको एक सही प्लेटफॉर्म पर ले जाना, वो सबसे बड़ी बात होती है। मैंने काफ़ी शो करे हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा जो बेस्ट रहा मेरे लिए, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो था नूर ताज। नूर ताज ही क्यों? वो इसलिए मैंने जब वहाँ पार्टिसिपेट किया तो मुझे वहाँ जो एक सही गाइडेंस मिलती है वो मुझे मिली। वहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाता है जो आपको वाकई में चीज़ें सिखाते हैं। मिस्टर इंडिया कर्मिक यादव सर, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। उनकी गाइडेंस रही मेरे साथ, और जो शो के ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी गाइडेंस रही मेरे साथ। उन्होंने मुझे प्रमोट किया, क्योंकि एट द एंड एक मॉडल चाहता क्या है कि उसको प्रमोट किया जाए, उसको गाइड किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। सो वो काम करा नूर ताज ने मेरे लिए। मॉडलिंग शोज में तो फिक्सिंग रहती है ना, जो जीतते हैं मॉडल्स विनर होते हैं, तो नूर ताज ने फिक्सिंग नहीं दी। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लोग कहते हैं कि हर शो में फिक्सिंग होती है, छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा हो, बट जब आपको पता हो कि आपने मेहनत करी है तो ये कहना बेकार है। नूर ताज एक ऐसा शो था कि जहाँ फिक्सिंग ऐसा कुछ भी नहीं था, सब एकदम ट्रांसपेरेंट था। आप जैसे हो वैसे मैंने प्रेजेंट किया, वैसे चीज़ों को मैंने करा और शो को मैंने विन किया। सो ट्रांसपेरेंसी हर जगह थी, हर एक एक्टिविटी में थी। तो वहाँ की टीम आपसे अभी भी कांटेक्ट में है या भूल चुके हैं सब लोग, अपने इधर उधर अब कामों में लग गए हैं? मैंने ऐसे बहुत से शो किए हैं जहाँ सिर्फ शो करने के बाद नेक्स्ट डे वो आपको भूल जाते हैं, ना वो आपको कॉल करते, ना वो आपको पूछते कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट नूर ताज के थ्रू मैंने बहुत चीज़ें ऐसी करी। शो के बाद मैंने एक ओपनिंग करी एज अ विनर। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 2025 के जो ऑडिशन हुए वहाँ मैंने पार्टिसिपेंट्स को जज किया, उनके साथ मेरा फाइनल में उनको देखा, उनको मैंने सम्मानित किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई आपको आगे बढ़ा रहा है तो आपको भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके साथ रहें, स्टिक रहें। तो दीपक जी, मिस्टर रूबरू में पार्टिसिपेट करने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपके माइंड में चल रही थी उस समय पर? टू बी ऑनेस्ट, जब मैं रूबरू में पार्टिसिपेट मैंने किया था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा मोटिवेट था और डिटरमाइंड था कि मुझे करना क्या है, और मैं हर चीज़ से तैयार था। बट धीरे धीरे करके वो दिन बहुत करीब आ रहे थे कि मैं अपने फाइनल शो के लिए पास जा रहा हूँ, अपना फर्स्ट फेज़ क्लियर कर चुका हूँ। तो रूबरू की तरफ से हमारे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ डे बाय डे हमारे अकाउंट पर पोस्ट होती थी। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा अपने सोशल मीडिया के बारे में। तो यहाँ मैं थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करना चाहूँगा सोशल मीडिया की तरफ, अपने आगरा की तरफ और अपने आसपास के लोगों की तरफ। जब आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, सो इस क्यों करते हो कि आपको लोग सपोर्ट करें, आपके वीडियोस फोटोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। बट मैंने देखा कि यहाँ लोग सिर्फ जुड़ने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो मेरे मन में यही चलता था कि यार मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचा हूँ तो लोग मुझे भी सपोर्ट करें, बट ऐसा मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। सो मेरे आगरा से और आगरा के जितने भी बाहर के लोग हैं उन सबसे यही कहना है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में या फिर आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। हमारे मोदी जी भी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारे घर के समान है। बट सिर्फ ये कहने के लिए नहीं, करने के लिए होना चाहिए। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो कोई भी इंसान जो डिजर्व करता है वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा जहां उसे जाना चाहिए। सो मेरी एक अपील है या फिर निवेदन है, आपके ऊपर है, जो आप उसे समझना चाहो समझिए, बट एक डिजर्विंग वन को सपोर्ट कीजिए। तो दीपक जी ये बताइए, आपको रूबरू में मिस्टर पर्सनैलिटी का जो टाइटल मिला है उसको आप आगरा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो मुझे रूबरू से टाइटल मिला है मिस्टर बेस्ट पर्सनैलिटी का, सो उससे मैं लोगों को मोटिवेट करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस करूँगा खुद के ऊपर कि मैं उन शो में पार्टिसिपेट करूँ या फिर उस शो का हिस्सा बनूँ जो जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है, किसी की टोपी किसी को पहनाई जा रही है, कुछ आता पता नहीं है, क्योंकि इससे मेरा भी नाम ख़राब होगा और सीधी सी बात है जो मैं टाइटल डिफेंड कर रहा हूँ उसका भी नाम ख़राब होगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ूँ, अच्छा काम करूँ, लोगों को मोटिवेट करूँ और उनको बोलूँ कि वो अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं बाय बिलीविंग इन योरसेल्फ।
तो आज आपने देखा कि 2024 के विनर नूरताज दीपक शर्मा ने आगरा से माया नगरी तक का सफ़र कैसे तय किया। और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आप जो भी शो कर रहे हैं, शो किस लेवल का है, क्योंकि शो की तारीफ तो हर कोई कर देता है कि मुंबई का ग्रैंड शो, दिल्ली का ग्रैंड शो, आगरा ग्रैंड शो, ये वाला यूपी मिस्टर, ये वाला मिसेज आगरा, ये भी, लेकिन आप ये चीज़ हूबहू जान लें कि शो का ऑर्गेनाइज़र कौन है, ऑर्गेनाइज़र का क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, कैसे वो चीज़ों को वेल मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद ही आप शो को ज्वाइन करें एंड उसमें आगे प्रोसेस करें।